मदन नाम का एक डायरेक्टर हॉरर मूवी की कहानी लिखने के लिए अपने दोस्तों के साथ गांव के एक भूतिया हवेली में पहुंच जाता है। लेकिन गांव के लोगों का कहना था कि उस हवेली में एक डायरेक्टर की मौत हुई थी और उसकी आत्मा अभी भी उस हवेली में भटकती है। जो भी वहां पर जाता है वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, अब मदन और उसके दोस्त इस हवेली में तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनके साथ भी हॉरर घटनाएं होने लगती है और ये सभी लोग उस घर में फंस जाते हैं। वो आत्मा उन लोगों से कहती है कि मैंने जैसी कहानी लिखी है तुम लोगों को वैसे ही एक्टिंग करनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम सभी लोग एक एक करके मारे जाओगे। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर मदन अपनी और अपने दोस्तों की जान बचा पाएगा? यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। इस मूवी की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें 1970 में एक हवेली को दिखाया जाता है जहाँ पर सिद्धार्थ नाम का एक डायरेक्टर रहता है। वो बहुत सारी फिल्में देखकर और उसे आइडिया लेकर एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखता है। वो दुनिया को दिखा देना चाहता है कि वो एक बेस्ट डायरेक्टर है और उसके मरने के बाद भी उसने लिखी हुई कहानी की वजह से वो हमेशा के लिए अमर होना चाहता है। इसलिए वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। लेकिन डायरेक्टर सिद्धार्थ की कहानी सुनने के बाद प्रोड्यूसर कहता है कि मुझे जो चाहिए वो अगर मुझे नहीं मिला तो मैं उसे मिटा देता हूँ। इसका मतलब यही था कि प्रोड्यूसर को सिद्धार्थ की कहानी पसंद नहीं आती। तो सिद्धार्थ गुस्सा होकर अपने हवेली आ जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दुख होने लगता है क्योंकि प्रोड्यूसर ने उसकी कहानी को ना कह दिया और अब वो इस बात को लेकर डिप्रेशन में चला जाता है और इसी बात से परेशान होकर उस हवेली में ही जहर पीकर अपनी जान दे देता है। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 2019 में, जहाँ पर हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसमें से लड़के का नाम होता है मदन और लड़की का नाम होता है वैशु। वैशु मदन से नाराज थी क्योंकि मदन फिल्म लाइन में काम करता है और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वैशु उसे ये जॉब छोड़कर किसी दूसरे जॉब को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन मदन कहता है कि मैं एक बहुत ही बढ़िया कहानी लिख रहा हूँ, अगर ये कहानी प्रोड्यूसर को पसंद आ गई तो मैं एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी वैशु से नाराज होकर वहां से चली जाती है। खैर, अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मदन और उसके दोस्तों को जो कि बहुत ही सुनसान और जंगल वाले इलाके में जा रहे थे। इस जगह पर एक बहुत ही पुरानी हॉन्टेड हवेली है और ये लोग वहां पर जाकर अपनी फिल्म की कहानी लिखने वाले हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग हवेली के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उनके साथ आया हुआ एक आदमी उन्हें घर की चाबी दे देता है और ये भी कहता है कि इस घर में बहुत साल पहले एक डायरेक्टर की मौत हुई थी, इसलिए आप लोग थोड़ा संभल कर ही रहिएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब ये लोग यहाँ पर हवेली को देखने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा डरावनी भी थी। हम देखते हैं कि डायरेक्टर मदन के साथ उसके दोस्त एडी, सुरेश और अंजलि यहाँ पर आए हुए होते हैं। ये लोग हवेली के अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये हवेली बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी और यहाँ पर बहुत सारे मकड़ियों के जाल भी बने हुए होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद उन लोगों को यहाँ पर निगेटिव वाइब्स आने लगती है और तभी अचानक उस हवेली का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और ये देखकर ये लोग डर जाते हैं। लेकिन मदन कहता है कि अरे तुम लोग डरो मत, ये दरवाजा हवा से बंद हुआ होगा। उसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हमें इस हवेली की साफ सफाई करनी चाहिए। तो अब ये सभी लोग मिलकर साफ सफाई करने में लग जाते हैं। अब सफाई करते वक्त अंजलि को एक बेड के नीचे एक बहुत ही पुरानी डॉल मिलती है। वो उसकी चाबी घुमाती है लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद अब अंजलि बाथरूम साफ करने के लिए आती है। यहाँ इस तरफ हवेली के बाहर एडी झाड़ू लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अब वो पलट कर देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अब फिर से उसे किसी के चलने की आवाज आती है और इस बार जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कचरे से एक चूहा बाहर निकलता है, यानी कि उस चूहे की वजह से उसे वो आवाजें आ रही थी। यहाँ अंदर मदन भी साफ सफाई कर रहा होता है और जब वो ऊपर वाले हिस्से में झाड़ू लगाता है तो वहां पर रखी हुई किताब का पन्ना बाहर निकलता है और वो मदन के सामने आकर गिरता है और वो उसे उठाकर पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि स्टोरी स्क्रिप्ट, इस घर में आने वाले 5 लोगों के साथ अपशगुन होगा। तो तभी यहाँ पर एडी को एक लकड़ी की वजह से हाथ में चोट लग जाती है। तो अंदर सुरेश को स्विच बोर्ड चेक करते वक्त करंट लग जाता है और उसे बचाने के चक्कर में मदन भी जख्मी हो जाता है। यहाँ अंदर वॉशरूम में अंजलि के हाथ में एक पुराना हैंडल गिरता है और उसके हाथ से भी खून बहने लगता है। अब ये लोग एक दूसरे की आवाज सुनकर हॉल में आते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों को चोट एक साथ कैसे लग गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मदन उस कागज को पढ़कर शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ जैसा लिखा था वैसी घटना इनके साथ हो रही थी।
और तभी हम देखते हैं कि वो डरावनी डॉल इन लोगों को देख रही थी और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक जगह पर बैठकर अपनी कहानी की स्क्रिप्ट लिखने लगते हैं। सुरेश को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की को एक खतरनाक भूत डराने की कोशिश करता है। तो ये आइडिया सुनकर एडी कहता है कि हाँ, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये लोग थोड़ी मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मदन सोच रहा होता है कि इस कागज में तो 5 लोगों के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम 4 ही लोग जख्मी हुए हैं, तो वो 5वां बंदा कौन है। और तभी उस घर के दरवाजे पर बेल बजती है। सुरेश बाहर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था और उसके अगले ही पल अचानक लड़का उनके सामने आ खड़ा होता है। सुरेश उससे पूछता है कि अबे तू कौन है और हमें क्यों डरा रहा है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम रमेश है, चलो मैं तुम्हें अंदर सब कुछ बताता हूँ। अंदर आने के बाद वो कहता है कि मैं इस घर का केयर टेकर हूँ, एक फिल्म की ऑडिशन थी तो वहीं से सीधा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और इसीलिए मेरा चेहरा ऐसा बना हुआ है। तो उसके बाद रमेश इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लोग उसे अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए आए हैं। तो रमेश मदन के हाथ का कागज लेकर उसे पढ़ने लगता है कि घर में आने वाले 5 लोगों के साथ अपशगुन होगा और ये पढ़ने के बाद वो हंसने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर लाइट आ जाती है और उसके सर पर लगा हुआ एक बल्ब उसके ऊपर ही गिर जाता है और इस वजह से उसे चोट लग जाती है। मतलब कि अब 5 लोगों को चोट लग गई थी और ये देखकर मदन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लोग घर के बाहर खड़े होते हैं। ये लोग मदन से पूछते हैं कि हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम आ रहे हो। तो मदन कहता है कि नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। और उसके बाद वो अंदर आकर दरवाजे को ओपन करने लगता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक हो गया था और हम देखते हैं कि किसी आत्मा ने उस दरवाजे को पकड़ कर रखा था। यहाँ मदन सोचने लगता है कि ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है और तभी अचानक वो दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पर हम मदन के पीछे एक काले साये को देख पाते हैं। मदन को भी उसका एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था और अब वो इस घटना से वो थोड़ा घबरा जाता है। खैर, अब उसके बाद हम रात को देखते हैं ये सभी लोग मिलकर स्क्रिप्ट के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन तभी मदन कहता है कि दोस्तों, उस कागज पर जैसा लिखा था वैसा यहाँ पर हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें इस जगह को खाली कर देना चाहिए। लेकिन सुरेश कहता है कि अरे ये सब कुछ एक इत्तेफाक हो सकता है, तो इसके बारे में ज्यादा सोच मत। अंजलि भी कहती है कि हाँ यार, ये भूत कुछ नहीं होता, तुम इस बात को छोड़ दो और सिर्फ अपने स्क्रिप्ट पर ध्यान दो। लेकिन तभी अचानक वहां पर वो डॉल अपने आप ही चलकर आने लगती है, जिसे देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अंजलि उन्हें हंसते हुए कहती है कि अरे तुम लोग मत डरो यार, कल मैंने ही इस डॉल को चाबी दी थी और शायद इस वजह से वो आज वर्क कर रही हो। ऐसा कहकर वो हंसने लगती है। अब उसके बाद यहाँ पर मदन को उसके गर्लफ्रेंड वैशु का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अमीर लड़के के साथ तय की है और तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को लेकर सीरियस ही नहीं हो और तुम्हारे साथ जो लड़की है, क्या कहीं तुम उसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहे। तो मदन उसे कहता है कि वैशु, तुम ये क्या बोल रही हो, वो मेरी फ्रेंड है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम उसी लड़के के साथ शादी कर लो। ऐसा कहकर वो गुस्से में फोन को कट कर देता है और अब उसके बाद ये सभी लोग उस किताब को ढूंढने लगते हैं जहाँ से वो कागज का पन्ना आया था। मदन और एडी एक कमरे में जाकर उस किताब को ढूंढने लगते हैं और मदन जब बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर किसी के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ बेड पर कोई भी बैठा नहीं था। इसीलिए वो हैरान होकर फिर से नीचे देखता है और तभी उसके पास आकर एडी उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ मिला क्या। और एडी को ऐसे अचानक अपने सामने देखकर मदन बहुत घबरा जाता है। अब ये सभी लोग बुक ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर अंजलि आती है और उसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि अंजलि का चेहरा ही वैसा बना हुआ था। अंजलि बताती है कि मैं स्टोर रूम में उस बुक को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर मेरे ऊपर एक पाउडर गिर गया और कुछ नहीं, और मुझे वहाँ पर बुक भी नहीं मिली। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि एक लकड़ी को टांग कर ऊपर लटकाया गया था और उसके ऊपर कुछ चीजें रखी हुई थी। मदन नीचे झुक जाता है और केयर टेकर रमेश को उसके ऊपर चढ़कर वहाँ पर क्या है देखने के लिए कहता है। रमेश ऊपर चढ़कर देखता है तो वहाँ पर उसे उसी आत्मा का चेहरा दिखाई देता है और वो घबराकर तुरंत ही नीचे गिर जाता है। तो ये लोग उससे पूछने लगते हैं कि अरे भाई क्या हुआ, तू इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है, ऐसा तुमने वहाँ पर क्या देख लिया जो तुम्हारी सांसें फूल गई। अब रमेश उन लोगों को बताने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इसलिए अब मदन और एडी वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। मदन ऊपर चढ़कर देखता है तो उसे वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है और वो भी अचानक उस चूहे को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर मदन इन लोगों को बताता है कि कुछ नहीं, वहाँ पर एक चूहा था। अब ये बात सुनकर अंजलि वहाँ से नहाने के लिए चली जाती है। हम देखते हैं कि वो बड़े ही आराम से बाथ टब में नहा रही होती है, लेकिन तभी अचानक उस पानी में कुछ हलचल होने लगती है और अचानक वो आत्मा अंजलि का गला पकड़कर उसे पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करती है।
अंजलि जैसे तैसे करके खुद को बचाती है और वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं वो वहां से बाहर आती है और एक कमरे में अपनी सेल्फी ले रही होती है। लेकिन तभी उस कमरे में वो अपने पीछे किसी काले साए को देख पाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। और जब वो फिर से अपने कैमरे की तरफ देखती है तो सच में इस बार उसके सामने वो आत्मा खड़ी होती है। उस भयानक आत्मा को देखकर उसके तो पसीने छूट जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाकर उस घर से बाहर भागने लगती है। लेकिन दोस्तों इस घर का दरवाजा तो लॉक हो गया था और अंजलि इन सब लोगों को बताने लगती है कि मुझे यहाँ पर भूत दिखाई दिया, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सुरेश झूले पर बैठकर कहता है कि अरे वाह, बहुत ही अच्छा नाटक कर रही हो, तुम्हारी इस एक्टिंग को देखकर हम डरने वालों में से नहीं है। लेकिन तभी उसके दोस्त देखते हैं कि सुरेश के पीछे वो आत्मा खड़ी होती है और अब उस आत्मा को देखकर इन सभी लोगों की फट जाती है और ये सभी लोग दरवाजा तोड़कर उस ऊपर वाले कमरे से नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर वो मेन दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाजा भी लॉक हो गया था। मदन एक रॉड लेकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो दरवाजा ओपन नहीं होता। तभी उनके साइड में एक मिरर रखा होता है और वह आत्मा वहां पर लिखती है कि इस घर में आते ही तुम लोगों की कहानी शुरू हो गई थी, अगर तुम लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। तो अब गुस्सा होकर मदन कहता है कि अबे तू कौन है और हमें क्यों डरा रहा है, तू वो मरा हुआ डायरेक्टर है ना, तो ध्यान से सुन, तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, हम लोग यहाँ से बचकर बाहर जरूर जाएंगे। अब उसके बाद वहां पर लिखा हुआ आता है कि तुम लोगों को कागज पर जैसा लिखा है वैसा ही करना होगा, वरना तुम लोगों की नाक से खून बहने लगेगा और तुम सभी लोग मारे जाओगे। और तभी इन सभी लोगों की नाक से खून बहने लगता है और ये देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं। अब तभी वहां पर उनके पास एक कागज आकर गिरता है और उसमें लिखा होता है कि लाइट चली जाएगी और दरवाजे के बाहर रमेश का दोस्त दरवाजा खटखटाएगा और उसकी आवाज सुनकर सभी दोस्त उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पर सच में लाइट चली जाती है और बाहर से कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। अब ये लोग डरते हुए दरवाजे को ओपन करते हैं और वहां पर एक आदमी खड़ा होता है। वह आदमी रमेश को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन रमेश कहता है कि अरे भाई तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। लेकिन वह आदमी रमेश कहना चाहते हुए भी उसे खींचकर वहां से ले जाता है और तभी वहां का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। यहाँ बाहर वो आदमी रमेश को जंगल की तरफ ले जाने लगता है। रमेश उससे पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और तुम कौन हो, और तभी वो उसका भयानक चेहरा देखकर वहां पर जोर से चिल्लाता है। यहाँ इस तरफ उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वो दरवाजा ओपन हो जाता है और ये लोग भी बाहर आकर रमेश को ढूंढने लगते हैं। तब उन लोगों को रमेश एक जगह पर मिलता है जो कि छुपकर बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो इन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। एक घर उन्हें सामने दिखाई देता है और ये लोग मदद मांगने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसके अगले ही पल वो देखते हैं कि वो फिर से उस हवेली में पहुंच चुके थे। अब ये देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये लोग एक जगह पर बैठकर सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है और ऐसे सोचते सोचते ये लोग यहीं पर सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो दरवाजा ओपन होता है, तो ये देखकर सभी लोग उस घर से भागने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें एक पंडित जी मिल जाते हैं और ये पंडित जी जैसे इन लोगों को देखते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि इनके पीछे कोई आत्मा पड़ी है। अब ये पंडित उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो वो जगह मुझे दिखाओ। और ये लोग उस पंडित जी को लेकर फिर से हवेली में आ जाते हैं। अब उस हवेली में आने के बाद पंडित अपने हाथ में एक चीज को रखता है और इन लोगों को कहता है कि मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखो, जिससे कि उन लोगों को पता चलता है कि इस घर में रहने वाले डायरेक्टर के साथ क्या हुआ था। अब यहाँ से कहानी जाती है थोड़ी सी फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम डायरेक्टर सिद्धार्थ को देखते हैं जिसने एक बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन प्रोड्यूसर ने उसकी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया और इससे परेशान होकर डायरेक्टर सिद्धार्थ ने जहर पीकर अपनी जान दे दी और उसी की आत्मा इस हवेली में अभी भी भटक रही है। अब यहाँ प्रेजेंट में वो पंडित कहता है कि मैं उस आत्मा को अपने अंदर लेकर उसे भगाने की कोशिश करता हूँ और फिर वो यहाँ पर अपने तंत्र मंत्र की साधना शुरू कर देता है। वो मदन को उस आत्मा की एक चीज को लेकर यहाँ पर रखने के लिए कहता है, तो मदन अंदर जाकर एक छोटी सी किताब को लेकर यहाँ पर रख देता है। उसके बाद वो पंडित उन्हें अपने खून की एक बूंद उस किताब पर गिराने के लिए कहता है और ऐसा करने के बाद वो उस आत्मा का आवाहन करने लगता है। ऐसा करते ही हम देखते हैं कि वो आत्मा बाहर आती है और पंडित जी के शरीर में घुस जाती है और अब इन लोगों को लगता है कि वो आत्मा यहाँ से चली गई है और ये लोग बच जाएंगे। लेकिन पंडित जी के शरीर से वो आत्मा इन लोगों से कहती है कि मैंने तुम लोगों को जो करने के लिए कहा था क्या वो तुम्हें समझ में नहीं आया। ऐसा कहते हुए वो आत्मा पंडित जी को उस आईने के अंदर खींच लेती है और ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद फिर से कागज का टुकड़ा उनके सामने आकर गिरता है। उसमें लिखा होता है कि मदर की गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आना होगा।
मदन और सुरेश उसे लेने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में आते वक्त सुरेश मदन की गर्लफ्रेंड को गंदी नजर से देखता है, ऐसा वहां पर लिखा होता है। खैर, तभी हम देखते हैं कि मदन को उसकी गर्लफ्रेंड वैशु का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि मेरे पापा मुझे दूसरे लड़के के साथ शादी करने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए मैं घर छोड़कर सेंट्रल रेलवे पहुंच गई हूँ। अगर तुम यहाँ पर अभी भी नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देती है। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुरेश की नाक से खून बहने लगता है। इसका मतलब ये था कि अब इन लोगों को वैशु को यहाँ पर लाना होगा। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं मदन और सुरेश रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मदन वैशु से कहता है कि तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी, लेकिन वैशु कहती है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर पास से मेरे नाना जी का घर है, हम लोग वहीं पर रहेंगे। तो मदन कहता है कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों के रहने का कुछ इंतजाम करता हूँ और तुम्हारे यहाँ पर आता हूँ, तब तक तुम अपने नाना के घर पर रुको और उसके बाद मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। वैशु ठीक है कहती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके नाक से भी खून बहने लगता है। तो अब मदन समझ जाता है कि अगर उसे हवेली लेकर नहीं गए तो ये तो यहीं पर मर जाएगी, इसलिए अब ये लोग वैशु को भी उस हवेली पर लेकर आते हैं। वैशु को यह हवेली बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो मदन के दोस्तों को हाय कहकर फ्रेश होने के लिए अंदर चल जाती है। यहाँ बाहर अंजलि कहती है कि अगर हम उस स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या हम मारे जाएंगे। तो मदन सुरेश को गुस्से से देखने लगता है और सुरेश कहता है कि सॉरी यार, मेरा वैसा इरादा नहीं था, लेकिन रास्ते में आते समय मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गंदी नजर से देखा। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे डर के मारे यह करना ही पड़ा। तब मदन उसे कहता है कि तुम चुप रहो और कुछ मत बोलो। अब इसके कुछ देर बाद में ये लोग यहाँ पर बैठकर दारू पी रहे होते हैं और मदन उनसे कहता है कि देखो, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में वैशु को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ इस तरफ वैशु मदन को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चली जाती है। तो वहां पर उसे वो किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है द डेविल स्क्रिप्ट। और यहाँ इस तरफ एक पन्ना आकर इन लोगों के पास गिरता है। इस बार उसमें लिखा होता है कि सब लोग सो जाने के बाद सुरेश मदन की गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करेगा और उसे मारकर बाहर जमीन में दफना देगा। अब ये सुनने के बाद मदन बहुत ज्यादा रोने लगता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ जो चाहे वो करो ना, लेकिन प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। तो यहाँ पर सुरेश भी कहता है कि मदन तू चिंता मत कर यार, मेरी जान चली जाएगी तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वैशु वहां पर आ जाती है और मदन उसे कहता है कि सॉरी बेबी, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। और वैशु उससे गुस्सा होकर अंदर सोने के लिए चली जाती है। जाते वक्त मदन उसे कहता है कि बेबी, दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर दो। और फिर ये लोग भी यहाँ पर दारू पीकर सो जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सुरेश जग जाता है और वो वैशु के कमरे में जाकर उसके साथ गलत काम करता है। फिर वो उसे मारता है और बाहर जाकर जमीन के अंदर दफना भी देता है। अब दोस्तों इतने में वहां पर मदन पहुंच जाता है और उसे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया। लेकिन यहाँ पर सुरेश मदन के सिर पर भी वार करके उसे भी मार देता है। मदन जैसे ही नीचे गिरता है हम उसके अगले ही पल देखते हैं कि सुरेश तो बस ये सब कुछ सपना देख रहा था, लेकिन अब वो सोचने लगता है कि कहीं मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या मैं सच में मर तो नहीं जाऊंगा, और इसीलिए वो वैशु के कमरे में जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो मदन और उसके दोस्त पहले से ही मौजूद होते हैं और उसके सभी दोस्त सुरेश को डांटने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, अगर उसकी जगह पर कोई भी होता तो वो वैसा ही करता। लेकिन वैशु ये बात सुनने के बाद मदन को थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे भरोसे यहाँ पर आई हूँ और तुम हो के ऐसी बातें कर रहे हो। तब सुरेश कहता है कि देखो, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, और वो यहाँ पर पागलों की जैसी हरकतें करने लगता है। मदन उसे कहता है कि भाई शांत हो जाओ, और ये सब कुछ देखकर वैशु ने पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो अब ये सब लोग उसे बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, हम लोग इस हवेली से बचकर बाहर नहीं निकल सकते। अब मदन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस डेविल बुक को जलाना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। अब ये बात सुनकर वैशु कहती है कि रुको, क्या तुम लोग इस बुक की बात कर रहे हो? मुझे ये बुक स्टोर रूम में मिली। मदन कहता है कि हाँ, ये वही बुक है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब उसके बाद तुरंत ये लोग उस बुक को जलाने लगते हैं और सोचते हैं कि अब वो लोग बच जाएंगे। फिर वो उस हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक वो दरवाजा ओपन नहीं हुआ था। और तभी उस आईने में लिखा हुआ आता है कि मदन और वैशु के साथ बहुत ही बुरी घटना होने वाली है। अब ये पढ़ने के बाद मदन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो उस आईने को तोड़ देता है। लेकिन इतने में ही वैशु के अंदर वो आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो आत्मा कहती है कि आगे की कहानी मदन की गर्लफ्रेंड के साथ एडी रेप करके उसे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी मदन की गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए सुरेश आगे आएगा। लेकिन मदन की गर्लफ्रेंड एडी को मारने के बजाय अनजाने में सुरेश को ही चाकू से मार देगी।
ऐसा कहने के बाद वैशु वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं सुरेश अपनी मौत के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और वैशु कहती है कि मदन प्लीज, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, तुम कुछ करो ना जिससे कि हम यहाँ से बाहर निकल पाए। तभी मदन को एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि उस आत्मा ने हमें जैसा जैसा कहा है हम सिर्फ उसी तरह की एक्टिंग करते हैं, शायद ऐसे सीन क्रिएट करने से हम लोग बच जाए। तो अब ये सभी लोग वैसा ही करने के लिए मान जाते हैं। तो अब यहाँ पर मदन एडी को वैशु के साथ गलत काम करने की एक्टिंग करने के लिए कहता है और फिर उन दोनों में झगड़ा होगा और सुरेश उसे बचाने के लिए जाएगा। लेकिन गलती से वैशु एडी को मारने की जगह सुरेश को ही चाकू से मार देगी और इस तरह से ये सब लोग एक्टिंग करेंगे ऐसा तय करते हैं। अब ये लोग वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंजलि की नाक से खून बहने लगता है और अब इसका मतलब ये था कि अंजलि को वैशु को मारना होगा। तो फिर अंजलि वैशु को मारने के लिए उसके साथ झगड़ा करने लगती है और तभी वैशु को बचाने के लिए सुरेश वहां पर आता है और वैशु अंजलि को मारने की बजाय सुरेश को ही चाकू से मार देती है और सुरेश यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करता है कि उसे सच में लग गया हो और यहाँ पर वैशु और ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन उसके अगले ही पल सुरेश हंसने लगता है और वैशु उसे कहती है कि तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो और ऐसा कहकर वो उसे हल्के से धक्का दे देती है जिस वजह से सुरेश पीछे जाकर गिरता है और उसका सर जोर से टेबल से टकरा जाता है। अब उसके बाद ये सभी लोग उसे कहते हैं कि हाँ बहुत हुआ, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो तुम, चलो उठ जाओ। लेकिन दोस्तों अब ये लोग देखते हैं तो सुरेश वहां पर सच में मर गया था क्योंकि उस टेबल पर एक कील लगी हुई थी जो कि सीधा सुरेश के सर पर घुसने की वजह से उसकी मौत हो गई। और अब ये सब कुछ देखकर इन सभी लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद ये लोग परेशान होकर मदन के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारे कहने पर ही हम लोग यहाँ पर आए थे और शायद हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन तभी उनके सामने एक और कागज आकर गिरता है। उसके अंदर लिखा होता है कि रमेश और एडी मदन की गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम करके उसे मार देंगे और आखिरकार मदन को भी मार देंगे और ऐसा करने के बाद अंजलि, रमेश और एडी इस घर से बाहर निकल पाएंगे। तो अब यहाँ पर मदन उस आत्मा से कहता है कि तुम मुझे क्यों टॉर्चर कर रही हो, देखना मेरे फ्रेंड ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि केयरटेकर रमेश वैशु के पेट में चाकू घुसा देता है जिससे कि वैशु जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और ये देखकर मदन के तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी उसके अगले ही पल अंजलि भी मदन के सर पर पीछे से वार करती है जिस वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। फिर एडी भी चाकू लेकर मदन को पीछे से वार करता है और ये सभी लोग मदन को बहुत ज्यादा मारते हैं। उसके बाद रमेश और एडी वैशु के साथ गलत काम करते हैं और फिर मदन और वैशु को मार देते हैं। अब दोस्तों ऐसा करते ही उस घर का दरवाजा ओपन हो जाता है और ये तीनों लोग सोचते हैं कि अब वो यहाँ से बचकर भाग जाएंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ये लोग बाहर आते हैं वो आत्मा इन तीन लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें भी मार देती है। और दोस्तों इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।